वेलकम बैक टू लर्न विद एमन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सेकेंड ईयर यानी क्लास 12 की अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 4 अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आगे जी हमारे पास है प्राइमरी एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये वो एक्सपेंसेस है जब जो बिल्कुल कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की इनिशियल स्टेज पे जो है एक्सपेंसेस आते हैं। जब कंपनी स्टार्ट करने वक्त जो उनसे एक्सपेंसेस किए जाते हैं कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, उन एक्सपेंसेस को या कंपनी को जो है उसको स्टार्टिंग में प्रमोट करने के लिए किसी किस्म की प्रिंटिंग हो गई, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना हो गया, कुछ भी इस तरह के, यानी स्टार्टिंग में जितने भी एक्सपेंसेस है कंपनी को प्रॉपर कंपनी के तौर पर स्टार्ट करने के लिए जो एक्सपेंसेस आते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर जी अंडरराइटिंग कमीशन है तो ये हमारे पास एक ऐसा कमीशन है जो कि हमारे अंडरराइटर्स को दिया जाता है। और अंडरराइटर्स क्या करते हैं, वो रिस्क हमारे शेयर्स का लेते हैं। वो शेयर जो हमने जनरल पब्लिक को इश्यू किया था और पब्लिक ने वो वाले शेयर्स नहीं खरीदे, यानी कुछ जैसे सपोज हमने 1000 शेयर्स इशू किए हैं, पब्लिक ने जो है 900 खरीदे, बाकी 100 नहीं खरीदे, हमें तो पूरे 1000 की जरूरत थी। तो वो जो बाकी जो 100 होंगे ना, वो हमारे अंडरराइटर जो है वो वाले शेयर जो है वो ले लेते हैं, वो उसका रिस्क अपने सर पे ले लेते हैं। तो उसके बदले में उनको अंडरराइटिंग कमीशन दिया जाता है। और जी हमारे प्रोमोटर्स हैं तो वो पर्संस जो कि हमारे लिए हमारा वो नेसेसरी काम करते हैं जो हमारे इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो है हमारा, जो मैंने बोला कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कंपनी स्टार्ट करने के टाइम पे जो एक्सपेंसेस करते हैं उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी या प्राइमरी एक्सपेंसेस। तो उसी तरह वो लोग जो ये सारा कुछ करते हैं ना, सारा ये काम करते हैं कंपनी की स्टार्ट में सारे एक्सपेंसेस करते हैं, उनको बोलते हैं प्रोमोटर्स। शेयर होल्डर्स वो वाले पर्सन होते हैं, वो ओनर्स होते हैं कंपनी के, जो कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो उसके शेयर होल्डर्स बन गए। डायरेक्टर्स हमारे पास जो है वो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी की मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं, उनको बोलते हैं डायरेक्टर्स। अंडरराइटर्स हमारे पास वो पर्सन जो हमारे जो शेयर जो हमने ऑफर किए थे पब्लिक को, उनका रिस्क वो अपने सर पे ले लेते हैं और फिर अंडरराइटिंग कमीशन कमाते हैं, उन लोगों को कहते हैं जी अंडरराइटर्स। उसके बाद जी पार वैल्यू ऑफ शेयर हमारे पास है, तो वो वैल्यू जो कि हमारे पास हमारा पर यूनिट जो है हमारे शेयर की जो प्रॉपर वैल्यू, जैसे सपोज एक शेयर 10 रुपए का है तो यानी उस शेयर की जो पार वैल्यू है, उसकी फेस वैल्यू या उसकी नॉमिनल वैल्यू वो कितनी हो गई, 10 रुपए। बुक वैल्यू ऑफ शेयर, बुक वैल्यू क्या जी चीज है हमारे पास, बुक वैल्यू ऑफ शेयर जो है हमारी कंपनी की बुक्स के अकॉर्डिंग जितनी भी उसकी शेयर की वैल्यू है, जो कंपनी की बुक्स में हमने लिखा है, सपोज हमने लिखा है कि हमारा ये शेयर 10 रुपए का, हमने बुक्स में हमने इतना लिखा हुआ है तो वो उसकी बुक वैल्यू भी होगी। मार्केट वैल्यू में क्या चीज है, वो प्राइस जिसपे हम जो है, जिसपे हमारा बायर भी विलिंग है चीज को बेचने के लिए और सेलर भी विलिंग है चीज को खरीदने के लिए। जैसे अगर 10 रुपए का शेयर है तो हम लोगों ने मार्केट में सपोज हम जो है हमने 15 रुपए का इश्यू किया, यानी हम चाहते हैं कि हमने ये चीज को 15 रुपए का बेचना है और खरीदने वाला भी 15 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो गया, या अगर वो 13 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हुआ है और अगर हम रेडी हो गए ठीक है हम 13 रुपए में बेच देंगे, तो वो प्राइस, वो वैल्यू जिसमें बायर और सेलर दोनों अग्री हो जाए वो वैल्यू होती है जिसकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। देन इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, जब कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिट में जा रही होती है, जब कंपनी को पता होता है कि मेरा मार्केट में काफी नाम बन गया, एक अच्छी गुडविल बन गई, अब तो लोग मेरे शेयर्स खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ऐसी सूरत में ना कंपनी अपने शेयर्स की प्राइस को थोड़ा ज्यादा कर देती है। तो ये तो आपको चीज पता ना, जब किसी कोई भी चीज ज्यादा जो है डिमांड में आती है तो उसकी प्राइस खुद ही ज्यादा हो जाती है। तो इसी तरीके से शेयर्स में भी होता है, जब कंपनी अच्छा जो है प्रॉफिट अर्न कर रही हो तो लोग, उसको पता होता है लोगों ने मेरी चीजें खरीदनी है, तो उस सूरत में अपने शेयर्स की प्राइस को ज्यादा कर देती है। लेट्स से 10 रुपए का जो शेयर था, कंपनी कहती है कि मैं 20 रुपए का बेचूंगी, तो वो जो है उस सूरत में वो अब क्या वो कंपनी कर रही है, वो उसको प्रीमियम पे बेच रही है, यानी ज्यादा पैसों पे बेच रही है, तो वो क्या है, शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। और अगर इसका उल्टा अगर हम करें तो जो है कंपनी अगर लॉस में जा रही है, उसको पता है कोई भी लोग मेरे शेयर्स नहीं खरीदना चाह रहे, तो ऐसी सूरत में वो डिस्काउंट पे इश्यू बेचने, जैसे 10 रुपए का शेयर है, कंपनी कहती है मैं 8 रुपए में बेच लूंगी, 6 रुपए में हम लोग बेच लेंगे। तो ये चीज जो है ये क्या हो गया, जो है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ये आपको पता है वैसे भी कंपनीज करती है कि अक्सर पता है सेल्स लगती हैं चीजों में, डिस्काउंट्स मिलते हैं चीजों में, तो वो भी सारा इसी तरीके से जैसे डिस्काउंट ऑफ शेयर्स है। तो आगे जी हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या चीज है, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी को काफी ज्यादा जो है लार्ज नंबर्स में एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है। आपने 1000 शेयर उसको पब्लिक को ऑफर किए थे, एप्लीकेशन आपको 1500 जो है शेयर्स के लिए मिल गई है, 1500 एप्लीकेशन आपको पब्लिक की तरफ से मिल गई है, तो ये क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर इसका उल्टा करें, अगर आपने 1000 जो है शेयर्स इशू किए थे, एप्लीकेशन आपको 900 की या 800 की मिली है, तो वो क्या हो गई, अंडर सब्सक्रिप्शन। डिबेंचर्स आगे हमारे पास क्या चीज है, डिबेंचर्स हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एविडेंस जो है हमारे पास
डिबेंचर हमारे पास बेटा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी के इनडेप्टनेस का एविडेंस होता है, एक सबूत है कि हाँ कंपनी जो है मकरूज है। यानी यहाँ पे क्या चीज है, जब हम शेयर्स बेचते हैं ना तो फिर वो जो खरीदने वाले लोग होते हैं वो हो जाते हैं उसके शेयर होल्डर्स, और शेयर्स के अलावा कंपनी जो है डिबेंचर्स भी बेचती है, जो खरीदता है उसको वो हो जाता है उसका डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर में क्या चीज हो जाती है, जब आप शेयर खरीदते हो आप एक किस्म के कंपनी के पार्टनर बन जाते हो, कंपनी में मालिक बन जाते हो, ओनर बन जाते हो। लेकिन डिबेंचर जो है वो कर्जा है जो आप लोगों को उस जो है वो भी इशू ही किया जाता है, लोगों को इशू किया जाता है कि भाई हम आपसे कर्ज लेना चाहते हैं। तो कुछ वो लोग जो कि कंपनी के डिबेंचर्स को खरीदते हैं तो वो डिबेंचर होल्डर्स बन जाते हैं। और डिबेंचर में यही चीज है कि एक किस्म का कह ले ये वो रिटर्न प्रूफ है कि आपकी कंपनी जो है वो इन डेप्ट है, उसको उसके सर पे कर्जा है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। उसके बाद ही हमारे पास रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या है, वो डिबेंचर्स जो कि आप रीपेएबल होते हैं एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड, वो डिबेंचर्स जो कि आपने पहले से डिसाइड किया इतने साल बाद पे करने हैं हमने, तो वो हो गया रिडीमेबल डिबेंचर्स। इररिडीमेबल डिबेंचर्स जो है विच आर नेवर रीपेएबल ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, जो कि आपने कंपनी के एग्जिस्टेंस में पे करने ही नहीं है, आपने पैसे ले लिए, अब जब कंपनी खत्म होगी ना, जब वो वाइंड अप आप करोगे तब ही आपने वो पैसे वापस करने हैं, उसके अलावा नहीं आपने पैसे वापस करने। सिंपल और नेकेड डिबेंचर्स तो वो डिबेंचर्स जो कि किसी किस्म की सिक्योरिटी जो है वो जो है पेमेंट में है, जो कोई इंटरेस्ट जो पेमेंट का है या रीपेमेंट का कोई प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कैरी नहीं करती, सिंपली तौर पर डिबेंचर किसी किस्म की सिक्योरिटी इसके ऊपर नहीं रखी जाती। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर जो कि आपने रजिस्टर किए हैं इन द नेम ऑफ होल्डर्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की बुक्स में आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपने पहले से ही रजिस्टर जो कंपनी डिबेंचर्स करवाए हैं वो है हमारे रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर तो हमारे पास वो सारे डिबेंचर्स हैं जो कि हमारे पास पेएबल हैं, दीज आर पेएबल टू बियरर, जो हमारे बियरर को हमने पेएबल, बियरर से क्या मुराद है, जिसके पास वो डिबेंचर होगा आपने उसको ही पैसे देनी है, जरूरी नहीं कि आपने जिसको, सपोज आपने मिस्टर अली से को डिबेंचर बेचा था तो उसके बाद मिस्टर अली से आपने पैसे रिसीव किए थे, वापस करने की बारी आई तो मिस्टर अहमद के हाथ में वो डिबेंचर है, तो आपने मिस्टर अहमद को ही पैसे देने क्योंकि उसके पास डिबेंचर है, वो उसका बियरर है। मॉर्गेज डिबेंचर्स तो वो डिबेंचर्स व्हिच आर सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज, इसमें पहले ही सिक्योरिटी जो है फिक्स्ड हो या फ्लोटिंग हो उससे जो है उसको पहले ही चार्ज किया जाता है, तो वो है हमारे पास मॉर्गेज डिबेंचर। यानी मॉर्गेज आप गिरवी रखने से समझ लें, जैसा चीजों को गिरवी रखते हैं तो मॉर्गेज इस तरह के डिबेंचर्स में भी आपने कोई ना कोई चीज को गिरवी रखा होता है तो आपने वो बड़ी अमाउंट डिबेंचर की रिसीव की होती है। देखिए आपके पास मॉर्गेज डिबेंचर हो गया। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अगर हमारे पास आ गए तो ऐसे डिबेंचर्स जिनको आप बाद में शेयर्स में कन्वर्ट करके कंपनी का शेयर होल्डर बन सकते हो, तो ये जो हो गए डिबेंचर, यानी जिसके पास डिबेंचर अगर वो चाहे तो उसको शेयर में कन्वर्ट करके कंपनी के डिबेंचर होल्डर से कंपनी का शेयर होल्डर बन जाए। देन उसके बाद हमारे पास नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो डिबेंचर्स हैं और वो डिबेंचर्स ही रहेंगे। लास्ट पे जी हमारे पास डिबेंचर स्टॉक है। तो डिबेंचर स्टॉक बेटा आपको उसके नाम से भी समझ आ रही होगी, स्टॉक है यानी ज्यादा चीज है, तो डिबेंचर का स्टॉक है यानी ये क्या चीज है, डिबेंचर स्टॉक जो है वो एक सीरीज ऑफ डिबेंचर हमारे पास होते हैं जो कि जिसको हम ना बॉन्ड से भी रेफर कर लेते हैं ज्यादातर, या फिर जो है स्टॉक सर्टिफिकेट के तौर पे भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें क्या है जितने भी फिर इसके जो डिबेंचर होल्डर्स है ना, वो जो टोटल अमाउंट है उसका एक खास प्रोपोर्शन के लिए हर बंदा जो है हर डिबेंचर होल्डर वो उसका लायबल हो जाता है। अब जी आगे हम लेते हैं अपनी अकाउंटिंग प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करते हैं। ये है जी हमारे पास इलस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या चीज है जी, एक्सीडेंट कंपनी लिमिटेड, उसने इश्यू किया 20,000 के 8% डिबेंचर। ये 8% डिबेंचर को इसी तरीके से नाम के तौर पर लिखेंगे, इस 8% का हमने करना कुछ भी नहीं है। तो 20,000 टोटल हमने इशू किए हैं, कितने 100 रुपीज ईच के हिसाब से। क्या कह रहे हैं हमें, गिव जर्नल एंट्रीज इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, issued at 10% डिस्काउंट एंड issued at प्रीमियम ऑफ 10%। तीन एंट्रीज उन्होंने मेन हमसे बोली है, जर्नल की 3 एंट्रीज बताओ कि अगर ये जो डिबेंचर जो है जो 20,000 डिबेंचर्स है 100 रुपीज के हिसाब से, अगर उसको हम पार पे इशू करें तो क्या एंट्री होती है, अगर उसको हम डिस्काउंट पे इशू करें 10% डिस्काउंट पे तो क्या एंट्री होगी, और अगर हम उसको 10% प्रीमियम पे जो है इशू करेंगे तो फिर उस सूरत में उसकी क्या एंट्री होगी। उसके अलावा नीचे उसको और साथ उन्होंने ये भी लिखा है जी, रिडम्पशन इन ऑल दीज केसेस एट पार, रिडम्पशन भी जो है पार पे है। तो
उसके बाद इन ईच केस शो द फिगर्स हाउ इट विल अपीयर इन दी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का भी बोला है कि पहले जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ, बाद में इसकी बैलेंस शीट बताओ कि ये बैलेंस शीट में कैसे अपीयर होते हैं। तो ये जी हम बनाएंगे, इसकी जर्नल बनाते हैं। सबसे पहले जिस तरह हम जर्नल बनाते हैं सेम वही उसी तरीके से बनाएंगे। पहली एंट्री हमने करनी है इशूड एट पार पे, कि अगर ये डिबेंचर्स हमने यहाँ पार वैल्यू पे इशू किया तो हमारे पास एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिबेंचर्स की अमाउंट कभी भी कैश में नहीं लेते, ना लेते हैं ना कैश पे देते हैं, ये बैंक से इसका लिंक होता है। डिबेंचर्स हो गए या फिर शेयर होल्डर्स हो गए, डिबेंचर्स होंगे या शेयर हो गए, दोनों बैंक से ही लिंक होता है। बैंक से ही अमाउंट आती है, बैंक से आप रिसीव करते हो, कैश पे कुछ नहीं होता। उसके बाद ये बैंक अकाउंट जो है वो हमारे पास डेबिट आ जाएगा, और जो 8% डिबेंचर्स है ये जो हमने इशू किए हैं वो हम लोग कर देंगे अपनी क्रेडिट साइड पे। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि इधर अमाउंट आती है तो ये जो है अब पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो डेबिट हो जाएगा। 8% डिबेंचर्स ये हम इशू कर रहे हैं, ये ज्यादा ये हम दे रहे हैं, तो ये हमारे पास जो हो जाएगा इशू करने से क्रेडिट साइड पे हो जाएगा। तो क्या है जी, 20,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो 20 लाख आ जाएगा। ये हमने अमाउंट लिखी, बीइंग इशू ऑफ 20,000 डिबेंचर्स एट ₹100 ईच। अब जी हम इसको इशू करते हैं 10% डिस्काउंट के हिसाब से। इसमें एंट्री सेम हमारी वही होगी, बैंक अकाउंट ही डेबिट होगा, 8% डिबेंचर अकाउंट ही क्रेडिट होगा। बस एडिशनल एंट्री हमारी ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है ये आ जाएगी। डिस्काउंट हम अलो कर रहे हैं, हमारा एक्सपेंस है, दैट्स वाई हम इसको डेबिट साइड पे लिख देंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो 8% डिबेंचर है इस पे हमारी जो ओरिजिनल अमाउंट है वो ही लिखते हैं। ओरिजिनल हमारी क्या अमाउंट थी, 20 लाख, यहाँ पे हमने वो ही लिखनी है। अब डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो इसमें क्या है, पहले हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। जो 20,000 को जो है हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 20 लाख आ गया ना। अब उस पे 10% डिस्काउंट देना है, उस 20 लाख का हम ले लेंगे 10%, तो हमारे पास आ गया 2 लाख। ये 2 लाख हमारा डिस्काउंट है, ये हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के साथ लिख देंगे डेबिट साइड पे। और दोनों को अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास 18 लाख आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे बैंक अकाउंट में, ये पैसे अब हमारे पास बैंक में आए हैं तो ये हमारे पास इधर आ गए जो है हमारी इसकी बैंक अकाउंट की एंट्री में। नीचे हमने लिख दिया जी बीइंग इशू ऑफ 20,000 डिबेंचर्स एट ₹90 ईच। 10% डिस्काउंट है तो 100 का भी लो, हाँ 10% तो 10 रुपीज ही हो गया, 100 में से 10 माइनस कर दो तो 90 रुपीज ईच के हिसाब से हो जाएगा। तो उसके बाद जी आप यानी अब जो कैलकुलेशन जो हमने किया ना, इसमें मैंने तो आपको कैलकुलेशन करने का एक तरीका बताया जिसमें हमने किया 20 लाख का 10% ले लिया तो उसको जो है वो हमारे पास 2 लाख आ गया। 20 को 2 से माइनस कर दे तो 18 लाख आ गया। नहीं तो इसके अलावा आप सिंपल ये भी कर सकते हो, 100 रुपीज का 10% लो, 10 रुपीज आ गया, 100 में से 10 माइनस करो, 90 आ गया। अब ये जो 90 है इससे आप 20,000 को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 18 लाख हो जाएगा। 20 लाख में से 18 लाख को माइनस कर दो तो 2 लाख आ जाएगा। जो मेथड आपको इजी लगता है उस तरीके से कैलकुलेट कर लें, आंसर सेम ही आता है। उसके बाद ही हमारे पास अब हमने करना है इशूएंस एट 10% प्रीमियम। तो इसकी अब क्या करेंगे, इसमें भी वही एंट्री, बैंक अकाउंट ही डेबिट हो रहा है और हमारे पास 8% डिबेंचर ही क्रेडिट हो रहा है, लेकिन जो प्रीमियम है जो हमारा इशू ऑफ डिबेंचर पे वो हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट क्यों करेंगे, प्रीमियम है यानी कंपनी बड़े प्रॉफिट में जा रही है और हमने जो है वो कहा है कि हम पैसे ज्यादा करेंगे, ज्यादा अर्न करेंगे, ये रेवेन्यू हो जाएगा, अर्निंग की तरफ आएगा। रेवेन्यू होता है तो वो क्रेडिट साइड पे जाता है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, वही 2 मेथड है। अगर हम लोग जी ये देखेंगे कि जो 8% डिबेंचर की ओरिजिनल अमाउंट वो 20 लाख थी, वो हमने उधर ही लिखी। उसके बाद जी अब उसमें हम 10% जो है प्रीमियम है यानी इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, वो 100 रुपीज था, 10% का यानी 10 रुपीज। अब 100 में 10 को प्लस कर देंगे, 110 आ जाएगा। 110 से 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 22,000 आ जाएगा। 22 में से 20 को माइनस करेंगे तो 20,000 जो 2 लाख है वो हमारे पास जो है वो क्या आ गया, हमारा प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। साथ नीचे जी हम नरेशन इसकी लिख देंगे, बीइंग इशू ऑफ 20,000 डिबेंचर्स एट ₹110। तो ये पता चल के ये प्रीमियम की एंट्री थी। उसके बाद ये हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट। अब हम बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की तरफ आते हैं तो हम लोगों ने क्या करना है, तीनों की अलग अलग बनेगी। सबसे पहले थी पार वैल्यू पे, तीनों की अलग अलग बनेगी, मतलब कि दरमियान में वो लाइन लगा के ना फॉर्मेट एक ही होगा, एक ही के अंदर तीनों की बन जाएगी। यानी किस तरीके से, पहले जी पार वैल्यू पे है तो हमारी कैश एट बैंक जो है एसेट साइड पे कितने का आ गया, 20 लाख का, और इस साइड पे इशूड एट पार 6% डिबेंचर हमने किया 20 लाख, साथ ही इसको यहीं पे बंद कर दिया। अगली हमने जो है अपनी करनी है इशू ऑफ 10% डिस्काउंट। तो कैश एट बैंक हमारे पास कितना आया, बैंक अकाउंट वाला कैश कितना था 18 लाख, वो यहाँ लिख दिया। डिस्काउंट जो हमने इशू किया वो भी हमारा जो है एसेट साइड पे जाएगा 20,000, जो 2 लाख वो हमने डिस्क पे लिख दिया। और
इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10% जो है वो हमारा 20 लाख हो गया। वो हमारा ये हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, जो हमारी मेन जो डिबेंचर की अमाउंट थी वही रहेगी 20 लाख। दोनों साइड पे इक्वल किया, उसको बंद कर दिया। अब थर्ड हम प्रीमियम पे करेंगे। प्रीमियम में कैश बैंक की साइड पे 22 लाख है वो लिख दिया, और यहाँ पे जो डिबेंचर 8% डिबेंचर का 20 लाख है ये लिखा। साथ ही प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है वो हमारा इधर आ गया, हमारे कैपिटल में जाता है ना हमारा प्रीमियम, तो वो हम लोग इधर लिखेंगे। जैसे कि एक्सपेंस हमारा एसेट की साइड पे जाता है, तो वो इसलिए हमने डिस्काउंट को एसेट साइड पे लिखा था। प्रीमियम हमारे कैपिटल में जाता है, दैट्स व्हाई हम इसको लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड पे लिख देंगे। 22 लाख यहाँ पे लिखा, 22 दोनों साइड पे बैलेंस किया, और ये हमारी बैलेंस शीट हो गई कंप्लीट। तो ये थी जी हमारी इसकी प्रॉब्लम। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगी। देन इसके बाद इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट जो है लेसन में, नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम अपने पढ़ेंगे अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।